जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम लोग अपने 8th लेक्चर तक पहुंच गए हैं और इसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर कवर करना है 5th वाला। ठीक है, 5th चैप्टर कवर करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ई बिजनेस को कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस को भी कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेसेस को भी कवर कर लिया और अभी हम लोगों ने रिसेंटली सिस्टम कंसेप्ट देखे कि सिस्टम कंसेप्ट क्या होते हैं। और अब हम चैप्टर 5th में पहुंच गए हैं जो कि है सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक हैंडआउट है 27 पेजेस के राउंड अबाउट, उसके अंदर हम लोगों ने सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट प्रोसेस और उसके अलावा हम लोगों ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एक साथ देखना है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को मैंने इस तरीके से किया है कि आप लोगों के लिए आसानी रह जाए और मैं इस तरीके से 3 वीडियोस बनाऊं कि जिसके अंदर हम लोग फिर भी चैप्टर वाइज ही चल रहे हों, क्योंकि एक साथ 3 चैप्टर्स को लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और समझ नहीं आएगी कि इस टाइम कौन सा चैप्टर चल रहा है। बज़ाहिर देखने में ये बहुत इजी लगता है कि सिर्फ जस्ट 27 पेजेस हैं और 3 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, तो नो डाउट के ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, आप कंसाइज नोट्स देख सकते हैं, तो उसमें आप अंदाजा करें कि जो 20 सफ़े 20 पेजेस बन रहे हैं उसके अंदर एक चैप्टर कवर हो रहा है, तो खुद सोचेंगे उस फुल लेंथ में कितना चैप्टर होगा। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू दैट हमारे पास 27 पेजेस में अगर 3 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पेपर पास करने के लिए। ठीक है, बहुत से लोगों ने बाद में मुझे कांटेक्ट किया और ये बताया कि वो लोग ये नहीं जानते थे, मतलब उनकी सेकंड अटेम्प्ट है और वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने इन हैंडआउट्स को प्रिपेयर करना है, या वो ये समझ रहे थे कि इसमें कुछ पार्ट की एडिशन हुई है। लेकिन अब जब उन्होंने ये वीडियोस देखी हैं तो उन्हें अंदाजा हुआ है कि वो उनकी बेसिक मिस्टेक क्या थी और वो किस जगह पे गलत थे। इसके अंदर आप लोगों को ये पता लग रहा है कि हम लोगों के चैप्टर्स ही बाकायदा वहाँ पे चेंज हो गए हैं और हम लोग सिर्फ नोट्स जो हमारे पास प्रीवियस लोगों के बने हुए नोट्स हैं अगर उसके ऊपर ही रहकर हम तैयारी करेंगे तो हमने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, ये बात भी बताना जरूरी थी क्योंकि जो लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उन्हें आइडिया होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये 3 फाइल्स है जिसके अंदर 2 हैंड आउट्स है और ये एक आपको कंसाइज नोट्स बाय शाहरुख की मिल जाएंगे, जो जिसका लिंक भी मैंने अटैच कर दिया है। बाकी हैंडआउट्स आपको आपके पोर्टल से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 ऐसी फाइल्स हैं जिसका यूज करते हुए आप अपने MIS के पेपर को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन हमारी काफी ज्यादा हो चुकी है, तो अब हम लोग अपने कंटेंट को देख लेते हैं। तो हमारे पास कंटेंट क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन बिजनेस में डेटा एंड इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ डेटा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आई होप कि ये तो सबको क्लियर होगा कि क्वांटिटेटिव ऑफ डाटा क्या होता है और क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है। एक में हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्वांटिटीज आ जाती हैं, और जो क्वालिटीज होती हैं उसमें हम देख लेते हैं डाटा की एक्यूरेसी क्या है, वो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें, वो एक्यूरेट की एक्रोनिम है हमारे पास, उसके अंदर सारी चीजें करनी चाहिए कि उसको एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ऑन द टाइम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हमारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन देखनी है कि जो एक अच्छी इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी क्या क्या होती है। तो सेम एज इट इज के उसको एक्यूरेट के एक्रोनिम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देख लेंगे। उसके अलावा इसकी टाइप्स आ जाएंगी। देन हमारे पास मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग देखना है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हुए हम लोग किस तरीके से डिसीजन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया, फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, TSS आ गया, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, और इसके अंदर छोटे छोटे क्विज दिए हुए हैं, कोई 1-2 क्विजेस होंगे जो कि आप वन टाइम सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रह जाएगी। और फर्दर मैं कोशिश करूंगी कि वैसे तो मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा हेल्थ इश्यू था उसकी वजह से लेक्चर्स अपलोड करने में बहुत मुश्किल हुई और मैं खुद भी नहीं पढ़ सकी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, तो ऑन टाइम आपको मैं कोशिश करूंगी कि आपको आज ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और तो विद इन वन नाइट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट द लेक्चर्स। तो इसके अंदर आप लोगों को MCQs वगैरह भी देखने को मिल रहे होंगे जो फर्दर मेरी वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन बिजनेस।
इसको देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम में हमारे पास डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और फर्दर इनकी कुछ टाइप्स है, उसको देखते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन डाटा आर टू डिफरेंट थिंग्स। Data consists of numbers, letters, symbols, graphics, events, and transactions which have been recorded but not yet proceed into a form that is suitable for making decisions. उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं। There are several types of data that an organization may gather: quantitative and qualitative. Quantitative data refers to information that can be expressed with numerical values. It represents quantities and is used to answer the questions such as how much, how many, and how often. This type of data is collected through methods such as experiments, surveys, observations, and it can be analyzed using statistical techniques. The standard labor hours required to produce one unit output. Wait a second, you have to wait for a time. Okay, here we are. Sorry for the disturbance. After that, now we have to move forward to qualitative data. Now, what is qualitative data? Qualitative data is the type of data that describes qualities or characteristics typically observed and not measured with numerical values. Qualitative data deals with non-numeric information, for example, the rate of labor used to produce the unit of output. Data is said to be discrete when it only takes one specific fixed value. For example, the actual number of vehicles through a car wash per day could be 35, but not 35.3. Whereas continuous data takes on any numerical value that we could in an 8-hour day, where the throughput of cars as 4.375 per hour. See, discrete data और continuous data में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रीट डाटा जो होता है ना, वो हमारे पास होता है कि हमने एक राउंड फिगर लेनी होती है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस डाटा है उसमें जरूरी नहीं कि हम लोगों ने राउंड फिगर लेनी है, उसमें हम डेसिमल प्लेसेस तक भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्क्रीट में हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि हम लोगों ने ना 3.5 कार्स जो थी वो वॉश की, यानी कि अपने तौर पे हम लोग अपनी समझ कर ये कह रहे हैं जी हम लोगों ने एक आधी कार 35 और एक आधी कार, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता, ये डिस्क्रीट डाटा होता है। इसके अंदर हम लोगों ने राउंड फिगर बताना होता है कि हम लोगों ने 35 कार ही वॉश की है। हाँ, लेकिन जो आवर्स होते हैं उसकी तरह हम कर सकते हैं, कोई 1.5 घंटा था या पौना घंटा था या इस तरीके से, उसके अंदर आप लोग राउंड फिगर्स पे जा सकते हैं। लेकिन उसमें हम लोग कॉन्टिन्यूस में चले जाते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डाटा में कि हम लोगों ने डेसिमल प्लेसेस ले ली, लेकिन हम लोग डिस्क्रीट में ऐसा नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं प्राइमरी डाटा। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें शुरू से पता लग रहा है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, कि जो भी हमारे ऑपरेशनल लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उन्होंने जो डाटा इकट्ठा करना होता है वो करते हैं आउटसोर्सिंग से। मतलब उन्हें एक्सटर्नली, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने कोई एंट्री करनी है तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज बनेंगी। तो जनरल एंट्रीज के लिए हमें डिफरेंट तरह की जो हम सेल्स थी, परचेजेस थी, वो सारा हम लोग को उसका डाटा मिलेगा कहाँ से? इनवॉइसेस से। इनवॉइसेस होंगी, बिल्स होंगे, वहां से हमें सारा डाटा कलेक्ट करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो ये होता है हमारे पास प्राइमरी डाटा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर इंक्वायरी, फॉर एग्जांपल बाय ऑब्जर्वेशंस, एम्प्लॉयज would be observed performing value adding activities when establishing standard time for the activity. Data collected by trade association from a number of firms comprising trade association statistics would become secondary data when used by the firm in the sector making an inquiry of its own. Information is data that has been processed in such a way that it has meaning to the person that receives it, who may then use it to improve the quality of the decision making. Information is vital to an organization and is required both internally and externally. Management requires information. ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, इसलिए आपने इसको देखना है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन किस वजह से और क्यों रिक्वायर्ड होती है। So, to provide records, both current and historical, to analyze what is happening in the business, to provide the basis for decision making in the short term and long term, to monitor the performance of the business by comparing actual results with plans and forecasts.
ठीक है। आई आपको कि इसके अंदर कोई इतना ऐसे कुछ बताने वाली बात नहीं, ये सबको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर क्या है, कि हम लोगों ने रिकॉर्ड्स वगैरह देखने होते हैं जो आजकल चल रहे हैं, जो करंट है वो, जो हिस्टोरिकल थे वो वाले देखेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस में क्या हो रहा है उसको देखेंगे। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर डिसीजन मेकिंग करेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म होगी, कुछ लॉन्ग टर्म होगी, कुछ शॉर्ट टर्म में लगा लें, कुछ 6 महीने की, 3 महीने की, कुछ 1 साल की होगी, कुछ लॉन्ग टर्म में चले जाए तो कुछ 10 साल की हम लोग कर लेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी एक्चुअल जो हमारा रिजल्ट है वो क्या निकला था, जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमारे फोरकास्ट थे उसमें क्या था, और बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, उस सबको हम लोग नीचे करेंगे। आगे देखते हैं। This information will be used by various third parties including। अब इसके अंदर हम देखेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने इकट्ठी की है, ये कौन कौन लोग हैं ऐसे जो इसको यूज करेंगे, और बेसिकली इसके अंदर हम लोग वेरियस थर्ड पार्टीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, the shareholders or owners who will want to know how their investment is performing, customer and suppliers who will want to know how stable the business is and therefore whether it will be a reliable trading partner, employee who will have an interest in the performance of the organization, how it impact on the job security and pay, government and agencies such as tax authorities। अब ये information शेयर होल्डर्स और ऑनर्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वो देखना चाहेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। उसके बाद कस्टमर सप्लाईज भी देखेंगे कि बिजनेस किस तरह से स्टेबल है, और हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद जो एम्प्लॉयज है वो देखेंगे कि उनको उनकी पे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, उनको फ्यूचर में इसका कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्राइवेटली एम्प्लॉयज को पेंशन फंड्स वगैरह भी दे रही होती है, ग्रेचुटी भी प्रोवाइड कर रही होती है, तो एम्प्लॉयज भी उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन दे के, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देख के ये डिसाइड करेंगे उनकी जॉब सिक्योरिटी और पे वगैरह का क्या सीन है। उसके बाद जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है टैक्स अथॉरिटीज, मतलब और भी बहुत सारी इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे हमें टैक्स अथॉरिटीज का बताया गया है कि इस सब से वो P&L देखेंगे कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर उसमें देखेंगे कि हमारा कितना टैक्स बनता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, उसको आप लोगों ने देख लेना खुद से। ठीक है, आगे फर्दर मूव करते हैं। As information is so important to the business, it is vital that business only relies on good information। अब हमारे पास आ जाता है गुड इन्फॉर्मेशन की टर्म। तो अब हम देखेंगे कि गुड इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, गुड इन्फॉर्मेशन helps in decision making, is useful to recipient and can be relied upon। To be good information should have the following characteristics, which you can remember using the acronym ACCURATE। अच्छा, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी आपको, आपके पास जो आप ऑफिस से डाउनलोड करेंगे नोट्स, उसमें यहाँ पे ए लिखा होगा, तो आप उसको यहाँ पे सही कर लिए। यहाँ पे दोनों जगह पे एक्यूरेट ही लिखा हुआ था, ए फॉर एक्यूरेट, ए फॉर एक्यूरेट, तो आप उसको सही कर लें। यहाँ पे सी फॉर कंप्लीट एंड सी फॉर कॉस्ट आएगा। ठीक है, एक्यूरेट का क्या मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद कंप्लीट का क्या है कि उसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो मिसिंग हो, जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ना कर सकें। कॉस्ट इफेक्टिव इस तरीके से कि हम लोगों ने इतना पैसा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने पे लगा दिया कि हम उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उतना फायदा भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक सर्वे किया कि और वो सर्वे करने के लिए हम लोगों ने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया, लेकिन उस सर्वे का जो रिजल्ट आया उसके बाद जो हमें उसपे वो जो वर्किंग जिस वजह से हम कर रहे थे उसमें सिर्फ हमें 20 हजार का फायदा होना था, तो हमने 1 लाख सर्वे पे लगा दिया। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत रिलायबल भी इकट्ठी हो गई, लेकिन हमारे पास ये कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है, और ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि मतलब कोई भी चीज है ना, उसको सबसे पहला उसकी क्या जरूरत है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी जिंदगी के भी हवाले से देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव बेसिक चीज होती है। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडेबल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पा रहे, तो भी ये नहीं सही। उसके बाद रेलिवेंट, हम लोगों ने सर्वेस किए, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, लेकिन वो हमारे रेलिवेंट ही नहीं थी। ठीक है, हम लोगों ने बच्चों के लिए चीज बनानी थी और वहां पे हम लोग जाके पूरी आबादी काउंट करने लगे, तो वो सारी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं थी। ठीक है, उसके बाद अडेप्टेबल, उसके बाद होनी चाहिए टाइमली। टाइम गुजर गया तो हमें इसका क्या फायदा। ठीक है, इसमें इस तरीके से चीजें आ जाती है। उसकी बात ही इजी टू यूज, हम लोगों को उसको यूज करना भी इजी होना चाहिए। वन बाय वन हम इन सारी चीजों को देख लेंगे। एक्यूरेट, information should be sufficiently accurate for its intended purpose and decision makers should be able to rely on the information complete, the more complete information is, the more reliable it will be. Cost, the information should not cost more to obtain than the benefit derived from it।
Understandable and user-friendly information is more readily acted upon. Relevant. The information provided should concrete on the essentials and ignore trivial. Adaptable. Information should be tailored to the needs and level of understanding of its intended recipient. Timely. Information that is out of date is a waste of time, effort, and money. Easy to use information should be clearly presented and spent using the right medium and communication channel. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्विज आ जाता है इसको देख लेंगे consider the following statements good information must be obtained cheaply information consistent of raw facts and figures which have been recorded but not yet proceed into a useful form. So इसके आंसर में हमारे पास ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं वो हमें देखना है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि क्विज वन का आपके नजर में क्या आंसर है ठीक है तो यहाँ पर गुड इंफॉर्मेशन को चीपली होना चाहिए गुड इंफॉर्मेशन जो है उसे सस्ता होना चाहिए तो हम लोगों ने यहाँ ऊपर एक्रोनिम में देखा है कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए ठीक है should be not more than the should be not more than to obtain the benefit derived from it जितना हमें उससे फायदा है उससे ज्यादा उसको नहीं जाना चाहिए ऊपर information consists of raw facts and figures which have been recorded but not yet received into a useful form अब जब वो यूजफुल फॉर्म में आ जाएगी इंफॉर्मेशन तो हम उसको इंफॉर्मेशन ही कहेंगे हम उसको डाटा बोलेंगे ठीक है तो इसमें हमारे पास बहुत जो है वो सही हो जाएंगे उसके बाद आगे चलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड many organizations hold and process vast amounts of data and information. This would not be practical to do manually. So they rely on automated systems to perform and handling and storage required. अब जब हर चीज मॉडर्नाइज हो रही है तो उसमें बिजनेस भी मॉडर्नाइज हो रहा है जब बिजनेस भी मॉडर्नाइज हो रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा है तो वो सारा मैनुअली तो उसको नहीं कर सकते उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क है इस वजह से वो सब इन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करके कि जो काम उन्हें मैनुअली करना था वो सारा काम अपने आप होने लग जाए जो फाइल्स उन्होंने स्टोर करनी थी मैनुअली जानी थी वो सब भी उनका ऑटोमेटिकली होने लग गया ठीक है उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम IS refers to management and provision of information to support and the running of the organization. There are five major types of information that you need to be aware of for your exam, which we will examine in today's story shortly. ओके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब ऊपर हमारे पास क्या था इंफॉर्मेशन सिस्टम और नीचे हमारे पास क्या दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या था कि मैनेजमेंट एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ प्रोविजंस दी गई थी इंफॉर्मेशन में जो किसको सपोर्ट करती थी एक ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग को और उस यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है डिस्क्राइब एनी इक्विपमेंट कंसर्न्ड विद कैप्चर स्टोरेज ट्रांसमिशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ठीक हो गया यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स आ गए जो कि हमारे पास स्टोरेज के लिए काम करते हैं कुछ कैप्चर करते हैं कुछ ट्रांसमिशन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए आ गए ठीक है तो ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई but put simply, IT is the hardware infrastructure that runs the information system. This will include desktop, computers, laptops, servers, printers, and hard drives used by organization. इसमें कुछ हार्डवेयर की एग्जांपल्स दी गई है वो आप देख सकते हैं जिस तरह के कंप्यूटर लैपटॉप सर्वर्स प्रिंटर्स और हार्ड ड्राइव्स वगैरह दी गई है उसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या टाइप्स होती है उसमें हमारे पास आगे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ऑप्टिकल टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक लेवल्स दिए हुए हैं ठीक है तो ये यहाँ पे बताया गया कि जिस तरह के ये 3 लेवल्स होते हैं और ये हम लोगों ने चैप्टर 2 में इसको सारे को डिस्कस किया हुआ है each level creates different types of strategy within the organization and therefore needs different types of information as outlined by the following chart. अब इसके अंदर जो उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है किस लेवल पे वो सब बताया हुआ है ऑपरेशनल लेवल पे हम लोगों को पता है कि हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं इसलिए इसमें इमीडिएट आ गया उसके बाद इसमें हाईली डिटेल्ड आ गई इंटरनली भी हो गया उसके बाद ये सर्टेन हो गया फ्रीक्वेंट हो गया टेक्निकल में समराइज्ड और एक्सटर्नल उसके बाद स्ट्रेटेजिक में चले जाएं तो ये लॉन्ग टर्म वगैरह आ गया एग्रीगेटेड आ गया मेनली अनसर्टेन और इनफ्रीक्वेंट
अच्छा जी, उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ लेंगे ताकि हमें ज्यादा बेटर समझ आ जाए। The strategic level of management requires information from internal and external sources in order to plan the long-term strategies of the organization. Internal what information, both quantitative and qualitative, is usually supplied in a summarized form, often on an ad hoc basis. अच्छा जी, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम लोगों को इंटरनली एक्सटर्नली सोर्सेज से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हर तरह का डाटा चाहिए होता है, क्योंकि हम लोगों ने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी होती है। अब technical level of management requires information and instructions from strategic level of management together with routine and regular quantitative information from the operational level of management. The information would be in a summarized form but detailed enough to allow technical planning and of resources and manpower. अब बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे ऊपर जो बैठे बंदे होते हैं वो टेक्निकल लेवल पे जाके उनको बताती हैं कि उनका ये काम है और उनको अपनी ये ड्यूटीज करनी है, ठीक है। उन्होंने वो काम बता दिया, अब उनको जो इंस्ट्रक्शन मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इतनी डिटेल में होनी लाजमी चाहिए कि उन्होंने जो अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है, जो उनके पास लेबर काम कर रही है, मैन पावर, वो जो काम करे उनको इतना पता होना चाहिए, इतनी समराइज होनी चाहिए, लेकिन इतनी डिटेल में भी होनी चाहिए कि उनको पता लगे कि उन्होंने जो प्लानिंग करनी है, उन्होंने इन दोनों चीजों को, अपने रिसोर्सेज को और अपने मैन पावर को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। फर्दर आगे चल के देखते हैं। The operational level of management requires information and instructions from the technical level of management. The operational level is primarily concerned with day-to-day performance of tasks, and the most of the information is obtained from internal sources. The information must be detailed and precise. अब इसके अंदर क्या आ गया कि यहाँ पे टेक्निकल लेवल से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अब जब टेक्निकल लेवल से आ रही है तो उन्होंने, ये बेसिक वो लेवल होता है जहाँ पे लेबर काम कर रही है, ठीक है, ऑपरेशनल लेवल वो हो गया। तो अब वहाँ टेक्निकल लेवल से हमारे पास जो है वो सारी पहुंच गई इंस्ट्रक्शंस कि हम लोगों ने किस तरीके से काम करना है, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज का पता लग गया, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल्ड होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, इसको आप लोगों ने खुद देख लेना है। फर्दर यहाँ पे हमारे पास एक क्विज दिया हुआ है, ऑपरेशनल level managers need information that is dash term and comes mainly from dash sources. Which words correctly complete the sentence about? Long, short, internal, external. ये हमारे पास चार वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके फर्दर हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर क्विज 2 और फर्दर आप लोग यहाँ पे ए बी सी डी लेकर मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और इवन अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स नीड इंफॉर्मेशन दैट इज long, that is short term and comes mainly from internal sources. इसको एक दफा चेक कर लेते हैं हम लोग, दोबारा से यहाँ से पढ़ लेते हैं। The operational level of management requires information and instructions from technical level of management. The operational level is primarily concerned with day-to-day performance of the task, and most of the information is obtained from internal sources. The information must be detailed and precise. तो इसका आंसर होगा शॉर्ट एंड इंटरनल 2 and 3, द ऑप्शन बी। ओके, सो फर्दर मूव कर जाते हैं। as as each level of manager needs different types of information, they will need different information systems to provide them with this. उसके बाद जी ऑपरेशनल लेवल में हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टीपीएस यूज होता है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल में हमारे पास एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, और स्ट्रेटेजिक में हमारे पास ईआईएस आ गया, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये चीजें भी आप लोगों ने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा याद रखेंगे, ठीक है, कि कौन से लेवल पे हम लोग कौन सा जो है वो स्पोर्ट डिसीजन मेकिंग का सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन सा डीएसएस यूज हो रहा है तो वो आप लोग देख लेना है। उसके बाद हम लोग फर्दर इसको देखते हैं। TPS transaction processing system. A TPS records all the daily transactions of the organization and summarizes them so they can be reported on a routine basis. क्योंकि हम इसकी बात करें कि ये ऑपरेशनल लेवल में यूज होता है, इसलिए इसमें डे टू डे की एक्टिविटीज जो भी ट्रांजेक्शन हो रही होती है उनके बारे में बात की जाती है। Transaction processing systems are used mainly by operational managers to make basic decisions. For example, it includes sales marketing system recording
sales transactions and providing details of marketing and promotional activities, manufacturing production systems recording details of project purchases, production and shipping of goods, finance and accounting system, maintenance of financial data in an organization. उसके बाद इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। फर्दर हम देखते हैं, ये हमारे पास आ गया टेक्निकल लेवल का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कन्वर्ट डेटा फ्रॉम TPS to into information for technical managers. This information will be designed to help them monitor performance, maintain coordination, and provide background information about the organization information. अगर आप सिर्फ इतना ही याद रख लें कि जो TPS होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशनल लेवल की जिसको नीड्स कहते हैं, तो वो जितनी भी ऑपरेशनल लेवल की नीड्स होंगी वो सिस्टम में कवर हो रही होंगी। अगर हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ये टेक्निकल लेवल पे यूज होता है, तो जितनी उनकी नीड्स होंगी वो MIS में डील हो जाएगी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे फर्दर, यहाँ जाके आगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो यहाँ पर ये किसके लिए यूज होता है, ये हमारे पास स्ट्रेटेजिक लेवल पे यूज होता है, ठीक है। तो ये उस लेवल पे जो भी नीड्स होंगी उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए ये इसको पढ़ना और इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा। द MIS will be used for both historic and current analysis of business performance as well as to make predictions about future operations। फॉर दिस में एक एग्जांपल दी हुई है, उसको आप लोगों ने खुद देख लेना है। उसके बाद हमारे पास DSS आ गया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसको भी एक दफा देख लेंगे। DSS decision support system is a computer system that helps decision makers deal with savvy or unstructured decisions where there is a high degree of uncertainty or unknown about the organization from TPS and external information about market, economic growth, etc. Our decision support system will be tailor-made to the requirements of the organization। और ये बात भी याद रखनी है कि ये टेलर मेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हम लोग इसको अपने तौर पर भी डिजाइन करवा सकते हैं कि ये इस तरीके से होना चाहिए, इसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम देख लेते हैं। जिस तरह की हमें पता है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे यूज होता है, तो वही वाले काम इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कर रहे होंगे। these systems provide strategic managers with flexible access to information from the entire business as well as the relevant information from the external environment। The EIS, Executive Information System, enables senior management to easily model the entire business by turning its data into useful summarized reports। This information can be easily distributed to staff members। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक आ गया एक्सपर्ट सिस्टम, ES, ठीक है। इसके अंदर जो DSS था और जो ES था, ये हमारे पास थोड़ा सेपरेटली है, आपने इसको देख लेना है। एक्सपर्ट सिस्टम होल्ड specialist expert knowledge and allow non-experts to integrate to the system for information, advice, recommended decisions। It is designed to solve complex problems by reasoning through bodies of knowledge। This is not a part of normal hierarchy of information system and will be used by employees at all levels of organization। क्योंकि ये हमारे पास किसी hierarchy का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हर तरह का एम्प्लॉय यूज कर सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम्स आर वाइडली यूज्ड इन टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स एरिया सच एज लॉ, टैक्सेशन, बैंकिंग एटसेट्रा। उसके बाद इसकी भी एक एग्जांपल है, वो आप लोग खुद देख लीजिए। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन 3, AFT PLC is considering setting up a new IT system। It needs the system to provide both internal and external information to help strategic managers monitor the performance of the entire business quickly and easily। Which type of information system is AFT planning on setting up? इस पे बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स की। जिस तरह के हम लोगों ने हायरार्की में देखा था कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होते हैं उनके लिए कौन सा हमारे पास सिस्टम आता है, हमारे पास EIS का आता है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका ऑप्शन होगा बी। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्विज का ऑप्शन क्या सोचा था। क्विज 4 में चले जाते हैं। Consider the following statements। Expert system tends to be very expensive, meaning that their use is restricted to strategic level staff only। Each decision support system tends to be tailored to the organization that operates it। Which of these statements is correct? अच्छा, तो पहला हमारे पास क्या था, उसने बोला है जो एक्सपर्ट सिस्टम है ना वो वेरी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, मान लीजिए जी वो एक्सपेंसिव होता है, मीनिंग दैट देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रेटेजिक लेवल स्टाफ ओनली। तो जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए नहीं होता क्योंकि वो किसी हायरार्की का पार्ट नहीं है,
तो उसको कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लेवल पे रहता है यूज कर सकता है। तो पहला तो हमारे पास हो गया गलत, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया और ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन टू सही है या नहीं है, अदरवाइज हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। Each decision support system tends to be tailored to the organization that operates it. तो ये ऐसा ही होता है, इसको हम टेलर भी कर सकते हैं। हम लोग इसके अंदर बता सकते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से फीचर्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सेकंड वाला पॉइंट हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिस तरह के आप लोगों को पता ही है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की भी आ जाती है, ठीक है। Software applications are computer programs that are designed to help users with certain tasks. It is important that organizations are aware of advantages and disadvantages of common software applications to ensure that they choose the right application for the right task. अच्छा, जो सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने एमएस का वर्ड एमएस का सुना होगा, आपने क्विक बुक सुनी होगी, इसके अलावा आप लोगों ने सैप और एकल भी सुना होगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को सैप के लिए कोई कोर्स चाहिए तो उसकी वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो फिर अगर ज्यादा कमेंट्स हुए, ज्यादा लोगों ने कॉन्टेक्ट करके बोला कि उनको सैप में उनको इंटरेस्ट है, तो फिर उसकी उसके लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर लेक्चर को लेके चलते हैं। फिलहाल स्प्रेडशीट की बात करते हैं। अगर बहुत से लोगों ने रिस्पॉन्स किया ना, तो फिर एग्जाम्स के बाद इस चीज पे फोकस किया जाएगा, इस तरह के लेक्चर्स भी आपके लिए अपलोड कर दिए जाए। बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो लेंथी सिलेबस, छोटा सा सिलेबस है उसका। मतलब आप लोगों को स्टार्ट से लेकर बताया जाएगा कि किस तरीके से सारी चीजें, ठीक है। अब आगे चलते हैं लेक्चर पे। Spreadsheets are designed to analyze this data in short lists of items, not for long-term storage of raw data. A spreadsheet would be used for crunching number and storage of single list of items. They also include plotting, allow for quick reporting and analysis of data. अब स्प्रेडशीट्स पे हम लोग, उसने हमें क्या बताया है कि हम लोग इसके अंदर जो डाटा है उसे एनालाइज करते हैं, कुछ लिस्ट कर देते हैं आइटम्स को, और ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं होता। और इसके अलावा कि हम लोग इसके अंदर ग्राफिंग का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्विक रिपोर्टिंग के लिए। आगे हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास आ जाता है relatively easy to use, require little training to get started, most data managers are familiar with them. के बाद हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। Data must be recopied over and over again to maintain it in a separate data files. We are unable to efficiently identify data errors, lack of detailed storing and querying abilities. There can be sharing violation among users wishing to view or change data at the same time. They're often restricted to finite number of records, and they and can require a large amount of hard drive space for data storage. उसके बाद डेटाबेसेस की बात कर लेते हैं। स्प्रेडशीट के बाद to store large amounts of that raw data, it is best to use a database. It is especially true in circumstances where two or more users share the information. अब इसके अंदर क्या है, जो भी हमारा large amount में raw data होता है उसको स्टोर करने के लिए डेटाबेस एक बहुत ही अच्छी चीज है, और स्पेशली उन सर्कमस्टेंसेस में बहुत काम आता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो यूजर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट गेन बाय using a database is the ease of reporting and sharing data. Database requires little or no duplication of data between information tables. Changes made to data don't corrupt the programming. उसके बाद database offer better security to restrict users from accessing privileged information and from changing coded information in the programming. कुछ disadvantages है इसके, requires the user to learn a new system, requires greater investment in training and software. The initial cost of migrating all the data into a new database system is significant. अच्छा, अगर आप लोग इसको बहुत ज्यादा इजी करना चाहें ना, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो स्प्रेडशीट्स के एडवांटेजेस है ना उसको यहाँ के डिसएडवांटेजेस बना दे, और जो वहाँ के डिसएडवांटेजेस है ना उसको थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ के एडवांटेजेस बना दे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ आ जाएंगी, कुछ हो जाएगा आप लोगों के लिए easy, ठीक है, इस तरीके से करने पे भी। आगे चलते हैं हम लोग अकाउंटेंसी पैकेजेस, ठीक है। अब ये वाली जो चीजें है ना इसको हम लोग देखेंगे
फर्दर बाद में, क्योंकि ये हमारे पास ना नेक्स्ट में चलना चाहता है कि हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है ये वाला सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जा रहा है अकाउंटिंग वाला ना, तो इसको हम लोग इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे फर्दर लेक्चर में। और इंशाल्लाह ताला वो भी मैं अभी थोड़ी देर तक आपके पास होगा लेक्चर, इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी उसको भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।